प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से आप लोगों का पूरी तैयारी का अंतिम दौर का रिवीजन करा रहा हूं। अंतिम दौर की रिवीजन सीरीज में अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यहां से जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही और कहां से बजट में मुद्दों पर चर्चा की गई है, उन सभी मुद्दों को इसमें शामिल करते हुए आपकी संपूर्ण बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है, उन सभी पार्ट को शामिल करते हुए आपको अपडेट करा देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने तैयारी के दौरान बजट और इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा होगा, तो भी आप इस क्लास के बाद जो भी आगे जो भी क्लासेस होंगी, इन सभी क्लास में अभी चूंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे ही चलेगा, तो हम उसमें संपूर्ण रूप से आपकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे की पूरी तैयारी करा देंगे। तो आप इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप अब बनाने की स्थिति में जरूर होंगे। ठीक है, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन से है कि केंद्रीय बजट, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यूनियन बजट के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है कि केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का लोकप्रिय नाम है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है। तीसरा, बजट लोकसभा में पेश किया जाने वाला धन विधेयक है। लोकसभा में पेश किया जाने वाला धन विधेयक है। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है, तो आपको इसका गलत बताना है। मैं हट जाता हूं, आप लोग सामने से इसका सही और गलत बताइए। ठीक है, आप लोगों ने इसका उत्तर सोच लिया होगा, तो आइए देखते हैं कि अब आप लोगों ने कितना सही सोचा था। पहले तो कि अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने जब भी आ जाए, तो कुछ बातों को जो आपको ध्यान रखना है। पहला कि जब भी यूपीएससी में देखा गया है कि जब भी यूपीएससी कोई मंत्रालय या विभाग की चर्चा करता है, तो उसमें से कोई ना कोई एक गलत क्लू जरूर डाल देता है। तो यहां पर भी अगर मंत्रालय दिया गया है और एक विभाग दिया गया है, तो यहां पर संभावना है कि मंत्रालय या विभाग में से कोई एक गलत हो। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि केंद्रीय बजट कौन पारित करता है, कौन सा विभाग इशू करता है, तो यह वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों के विभाग, ठीक है, वित्त मंत्रालय का यहां पे क्या दिया है कि वित्तीय सेवा विभाग। तो वित्तीय सेवा विभाग में ही, वित्त मंत्रालय में बहुत सारे विभाग हैं, उन्हीं विभाग में से एक विभाग है आर्थिक मामलों का विभाग। यह केंद्रीय बजट को तैयार करता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि बजट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और बजट इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एक्ट था 1919 का, जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम के माध्यम से बजट जैसी संकल्पना को इंट्रोड्यूस किया गया। 1921 से लगातार ये चलने लगा। फिर बाद में इसमें एक सेपरेट रेल बजट का भी प्रावधान किया गया, लेकिन 2016 के बाद से, वर्ष 2016 के बाद से रेल बजट को भी आम बजट में मिला दिया गया। संभावना है कि ये बात अब शायद यूपीएससी नहीं पूछे, पूछ भी सकता है। उसमें ध्यान ये रखना है कि संविधान में बजट शब्द की कहीं चर्चा नहीं है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का लोकप्रिय नाम है। इसका मतलब है कि संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बल्कि संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में लिखा गया है कि यह वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो इसका मतलब है कि बजट जो है वह क्या है, एक आम बोलचाल की भाषा है। अगर संवैधानिक भाषा की बात करें तो संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। और किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 112 में, अनुच्छेद 112 में। तो यहां पर आर्टिकल नंबर जो 110 दिया गया है, इसमें क्या है, तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, जो आर्टिकल 110 है, वो बेसिकली धन विधेयक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बजट लोकसभा में पेश किया जाने वाला धन विधेयक। अब ये आप सभी को पता ही है कि बजट क्या है, बजट एक प्रकार का धन विधेयक है। तो धन विधेयक
केवल लोकसभा में पारित किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बजट, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, आप लोग उसको नोटिस करिएगा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यह स्टेटमेंट बार बार रिपीट किया गया है आपकी किताबों में। अभी तक यूपीएससी ने हालांकि इसको पूछा नहीं है, लेकिन यह सेम स्टेटमेंट रिपीट हो सकता है यूपीएससी के क्वेश्चन। अब इसको आपको कमेंट में बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है। मैं फिर से दोहराता हूं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इस स्टेटमेंट को आप लोगों को कमेंट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आइए, बजट क्या है? बेसिकली बजट एक प्रकार का धन विधेयक ही है, ठीक है, जो कि लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट क्या है? बजट एक प्रकार का धन विधेयक है जो लोकसभा में पेश किया जाता है। अब प्रश्न यह बनता है कि क्या बजट सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है? अगर तो क्या राज्यसभा में बजट पर चर्चा नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा होती है, लेकिन राज्यसभा बजट के मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता। राज्यसभा को मतदान करने की शक्ति नहीं है। बजट पर सिर्फ लोकसभा ही मतदान कर सकती है, ठीक है। चीजें क्लियर हैं? तो अब बजट से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, मुझे उम्मीद है कि बजट से प्रश्न तो खैर बहुत व्यापक बन सकते हैं, लेकिन संभावित है कि यहां से इतना नॉलेज अगर आपको हुआ तो आप बजट से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर कर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार, कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, यहां पर विभाग दिया गया है और इंग्लिश में लिखा गया है कि इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये रहा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यह देश में वार्षिक आर्थिक विकास का सार, वार्षिक आर्थिक विकास का सार प्रस्तुत करता है और अर्थव्यवस्था की लघु और मध्यम अवधि की संभावनाओं को रेखांकित करता है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमारे देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था क्या चल रही है, वो पूरे एक साल का पूरा सार बता देता है, साथ ही मध्यम और लघु अवधि की जो हमारी इकोनॉमी का ट्रेंड है, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, कैसा, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अच्छा कर रही हैं, इसके बारे में बताता है। लेकिन दीर्घकालिक अवधि की जानकारी आर्थिक सर्वे नहीं देता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है। ध्यान रखिएगा, शब्दों पे जरूर गौर करना है। लघु और मध्यम अवधि की संभावनाओं को रेखांकित करता है कहा है, लेकिन यहां पर यह नहीं कहा गया है कि केवल शब्द नहीं कहा गया है। इसका मतलब है यह अनुमान यहां से नहीं लगा लीजिएगा कि यह दीर्घावधिक जानकारी नहीं देता है, क्योंकि इसने केवल नहीं लिखा है, ठीक है। अगर केवल लिख देता तो फिर इसका मतलब है कि यह दीर्घावधि जानकारी नहीं देता है, लेकिन यह लघु और मध्यम अवधि की संभावनाओं को रेखांकित करता है, ऐसा लिखा गया है सेकंड। थर्ड है, इसे बजट पेश करने के एक दिन पहले जारी किया जाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई मैं हट जाता हूं, आप लोग खुद ही पढ़े होंगे इकोनॉमिक सर्वे, बताइए इसका आंसर क्या है, सोच लीजिए आप लोग। चलिए, सोच लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है, इसे कौन जारी करता है? तो इसे जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं वित्त मंत्रालय के या भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, वही इसको जारी करते हैं, ठीक है। और तैयार कौन करता है कि इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, उस विभाग का नाम है आर्थिक मामलों का विभाग। अब यहां पर ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वे कौन तैयार करता है? आर्थिक मामलों का विभाग। जबकि बजट कौन तैयार करता है? बजट भी आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो दोनों अगर सामने रहेंगे तो अब आप लोग विभाग को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। बजट भी आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा और इकोनॉमिक सर्वे भी आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा ही तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं
कि यह वार्षिक आर्थिक विकास का सार प्रस्तुत करता है। यह स्टेटमेंट सही है कि पूरे वर्ष का सार बताता है। साथ ही लघु और मध्यम अवधि की संभावनाएं भी। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है बेसिकली यह लघु और मध्यम अवधि, लघु और मध्यम अवधि का मतलब है, लघु का मतलब 1 साल और मध्यम अवधि का मतलब है 3 से 5 साल। अगर उससे ज्यादा हो गया तो दीर्घावधि हो गया। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में दीर्घावधि ट्रेंड की चर्चा बहुत कम ही होती है। हालांकि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वह पिछले 10 सालों के आधार को जज किया है। पिछले 10 साल के ट्रेंड को एनालिसिस करके आगे की संभावनाओं की बात करता है। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ने पीछे के दीर्घकाल की जानकारी को अपडेट किया है इस बार। ठीक है, ये एक विशेष जानकारी है, लेकिन सामान्य रूप से जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वह लघु और मध्यम अवधि की जानकारी ही आपको उपलब्ध कराता है। ठीक है, और इसे बजट से 1 दिन पहले जारी किया जाता है। ये भी आप सभी लोग जानते ही हैं कि बजट से 1 दिन पहले ही इसको अपडेट कर दिया जाता है। अब ध्यान रखना है कि ये बहुत व्यापक जानकारी देता है, व्यापक विश्लेषण बताता है। बजट से 1 दिन पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, साथ ही यह लघु और मध्यम अवधि के बारे में जानकारी देता है और बजट से पहले संसद में इसको प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय का यह प्रमुख दस्तावेज है। साथ ही यह सरकार के लिए आधिकारिक मार्गदर्शिका भी है। किसके लिए? सरकार के लिए, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार अगर सोचती है कि आगे क्या करना है तो उसको एक अगर मार्गदर्शन चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं, तो इसके लिए सरकार भी आर्थिक ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको देख करके अंदाजा लगाती है। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारियां थी। अब ये ध्यान आपको इनमें से जो कि 2-3 जानकारियां ही बेसिक थी जो आपको अपडेट रखना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको डालते हैं, इनके सलाह पर निर्देशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही आर्थिक मामलों का जो डिपार्टमेंट है वो इसको तैयार करता है। ये क्या करता है? ये लघु से लेकर के मध्यम अवधि की संभावनाओं पर बातचीत करता है। बजट से 1 दिन पहले इसको पेश किया जाता है। अगर इतनी जानकारी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको है तो फिर आपको लगभग इकोनॉमिक सर्वे के बारे में संपूर्ण जानकारी है। अब एक और बात, लेकिन जब यूपीएससी प्रश्न पूछेगी तो वो क्या करेगी? कह देगी कि संविधान के आर्टिकल 112 में इसकी चर्चा है, जबकि नहीं है। अब यूपीएससी क्या कह देगी कि इसे एक विधायी अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके पीछे कोई भी एक्ट इसके प्रति, इसको इंट्रोड्यूस करने के प्रति, बनाने के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी भी एक्ट के माध्यम से इसे तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि यह एक प्रशासनिक कार्यवाही है। यह वित्त मंत्रालय का एक कार्यवाही है जो वित्त मंत्रालय स्वेच्छा से इसको करता है। ठीक है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है, सिर्फ परंपरा है, परंपरा के आधार पर इसको किया जा रहा है। ये सब जानकारियां अगर आपको हैं तो ऐसे में अगर यूपीएससी कुछ भी आर्थिक सर्वे से पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि अब आपसे प्रश्न बन जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा सही है? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न है राजकोषीय समेकन नीति। यह देखिए इकोनॉमिक सर्वे में इस बार काफी चर्चा में रहा है, तो इसलिए संभावना है कि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्या है भाई राजकोषीय समेकन नीति? इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करने का एक प्रयास है। दूसरा, यह सार्वजनिक ऋण को कम करने का एक प्रयास है। तीसरा, यह चालू खाता घाटा को कम करने का एक प्रयास है। और चौथा है, यह राजस्व बढ़ाने और फिजूल खर्ची को कम करने का एक प्रयास है। कह रहा है नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हुई। अब आप लोगों ने अपनी इकोनॉमी की तैयारी के दौरान क्या क्या इकोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा, उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शंस दिखे हैं। ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया होगा। बेसिकली राजकोषीय समेकन नीति से तात्पर्य है कि हमारे राजकोष में 2003 से पहले जो भी बजट बनता था, उस बजट बनाने समय हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के बारे में सोचते थे। ये नहीं सोचते थे कि बजट तैयार कर रहे हैं, पैसा कहां से आएगा। हम खर्चों का तो अपना लिस्ट बना लेते थे और पैसा क्या करते थे, फिर खर्च तो ज्यादा हो गया तो क्या करते थे फिर कि दूसरे देश से कर्ज लेना, किसी संस्था से कर्ज लेना, ऐसे कर्ज लेकर के और काम करते थे। तो इससे क्या होता था कि देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता था और देश पर विदेशी कर्ज भी बढ़ता चला जाता था। इससे फिर बाद में, अब चूंकि हमारे पास उस विदेशी कर्ज को तो लौटाना भी है, उसका ब्याज भी देना है, तो इससे बाद में हमारे पास धीरे धीरे राजकोष घटता चला गया। इसीलिए
वाजपेयी जी की मंत्रालय में वाजपेयी जी के दौरान सोचा गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा और हमारे यहाँ कोई राजकोषीय समेकन नहीं हुआ, समेकन का मतलब उसका व्यवस्थापक नहीं हुआ, बढ़िया से उसको एडजस्टमेंट नहीं किया गया, तो यह हमारे राजकोष के साथ साथ देश की आर्थिक परिदृश्य के लिए भी हानिकारक है। इसी के बाद फिर सरकार ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया। आप लोगों ने उस एक्ट को बहुत बढ़िया से बार बार पढ़ा होगा। उस एक्ट का नाम था FRBM एक्ट, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। तो FRBM एक्ट के माध्यम से पहली बार क्या किया गया? इस एक्ट के माध्यम से पहली बार राजकोषीय समेकन को एक नीतिगत ढांचा दे दिया गया और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कितना कम करना है, राजस्व घाटा शून्य करना है, और जो भी सरकार के खर्चे थे उसको कैसे एडजस्ट करना है, इसके बारे में इस एक्ट में चर्चा की। तो FRBM एक्ट के माध्यम से राजकोषीय समेकन नीति की शुरुआत हुई और इस एक्ट के माध्यम से सरकार के घाटे, सरकार के खर्चे और जो भी सरकार की नीतियां थी उनके राजकोष से संबंधित, उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया। इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है इस प्रश्न का उत्तर देने। अब राजकोषीय समेकन मतलब राजकोष से जुड़ा हुआ है, सरकार के कोष से जुड़ा हुआ है। सरकार के कोष में राजकोषीय घाटा आता है, बिल्कुल इसको कम करना है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। सेकंड, सार्वजनिक ऋण को कम करना है, सरकार का जो ऋण है, सार्वजनिक ऋण उसी को कहते हैं, उसको भी एडजस्ट करना है, कम करना है, यह भी इस नीति का भाग हो सकता है। तीसरा, चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा किससे जुड़ा हुआ है? चालू खाता घाटा बेसिकली देश के व्यापार से जुड़ा हुआ है। आप दुनिया के अन्य देशों के साथ वस्तु और सेवाओं का कितना व्यापार करते हैं। अगर आप वस्तु और सेवाओं का आयात अधिक करते हैं तो आपका चालू खाता घाटा बढ़ेगा, अगर आप निर्यात अधिक करते हैं तो चालू खाता घाटा कम होगा। तो यह बजट से सीधे सीधे इसका कोई जुड़ाव नहीं था और राजकोषीय समेकन से इसका जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह क्या था? देश के व्यापार से, देश की व्यापारिक आयात निर्यात की परिदृश्य से इसका जुड़ाव था। इसका FRBM एक्ट में, राजकोषीय नीति में इसके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं होती है। चौथा, यह राजस्व बढ़ाने, सरकार का जो राजस्व है उसको बढ़ाने और फिजूल खर्ची को कम करने। पहले क्या होता था कि सरकारें ऐसे लोक लुभावन वादे करती थी जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत प्रभावित होकर के बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए जाते थे जो कभी पूरे किए नहीं जाते थे, लेकिन उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता था और इस माध्यम से सरकार अपने राजकोष का फिजूल खर्ची करती थी। तो उसको भी एडजस्ट करने के लिए FRBM एक्ट आकर के इसको भी एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। तो उसका मतलब है कि 1, 2 और 4 सही हैं, तो यह आंसर हो जाएगा। अब राजकोषीय समेकन नीति से जो भी प्रश्न बनेंगे आपको आएंगे, उसका उत्तर आएगा आपको, बिल्कुल। अब आप लोग समझ भी गए होंगे बेटर तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केस सेफ्ट इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए, हमारे 2023 की आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि इकोनॉमी में के सेफ्ट और वी सेफ्ट दो प्रकार की इकोनॉमिक रिकवरी होती है। आप लोग वैसे तो जानते ही होंगे, मुझे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। के सेफ्ट इकोनॉमिक रिकवरी और वी सेफ्ट इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। के सेफ्ट का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पहले यहां पर थी, सपोज कर लीजिए कि ये 6% की इकोनॉमिक रेट से हम बढ़ रहे थे, अचानक अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो गई, अचानक से गिर गई। तो कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी? अचानक से 6% पर हमारा ग्रोथ रेट चल रहा था, अचानक से सारा कामकाज ठप, अचानक से हम गिर करके यहां पे। अब जब हमारी रिकवरी की शुरुआत हुई तो रिकवरी में हमारी इकोनॉमी के कुछ सेक्टर अच्छा काम कर गए और वो वापस पुनः 6% के आसपास आ गए, लेकिन कुछ सेक्टर अच्छा नहीं कर पाए और वो और नीचे आ करके 1% या निगेटिव में चले गए, -1%, ठीक है। तो इस रिकवरी को कि जब इकोनॉमी के कुछ सेक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो अपने पुराने स्थिति में वापस आ चुके हैं, जबकि इकोनॉमी के कुछ सेक्शन में लगातार गिरावट जारी है, इस रिकवरी को कहा जाता है के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। मुझे उम्मीद है चीजों को आप लोग समझ गए होंगे, बेटर समझ गए होंगे। सेकंड है वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी। पहले इकोनॉमी यहां पर थी,
यहाँ पे मान लिया हमने 6% के आसपास थे हम लोग, ठीक है। कोरोना काल आया, अचानक से गिर करके हम पहुंच गए कहां, 1% के आसपास, बहुत नीचे आ गए, अचानक से धड़ाम से इकोनॉमी गिर गई। लेकिन फिर उसी तेजी से धड़ाम से इकोनॉमी कमबैक भी कर गई और पुनः अगले वर्ष में हमने पूरे इकोनॉमी को अपना 6% की गति प्राप्त की। तो इसे कहेंगे वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। आर्थिक सर्वे कहता है, इस बार का जो 2023 का आर्थिक सर्वे कहता है कि भारतीय इकोनॉमी ने शुरुआत में के शेप इकोनॉमिक रिकवरी को ग्रहण किया, मतलब कि कुछ इंडस्ट्री के सेक्टर अभी भी अपने मूल स्वरूप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे कि के शेप की रिकवरी एक भिन्न आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है, जहां अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र फल फूल रहे होंगे जबकि अन्य क्षेत्रों में गिरावट जारी रहेगी। तो पहला स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड कि के शेप रिकवरी की अवधारणा कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई। यह जो रिकवरी का कंसेप्ट है, यह कोविड-19 के दौरान सामने आया, यह सेकंड स्टेटमेंट है। अब कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। आप लोगों को अब आंसर तो पता चल ही गया होगा, इतना तो आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। पहला स्टेटमेंट तो पता है कि कुछ क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ क्षेत्र में गिरावट जारी रहेगी, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, के शेप में। सेकंड कि के शेप के बारे में जो चर्चा हुई, यह अवधारणा हमने कोविड-19 महामारी के दौरान ही सुनी थी, ठीक है। उससे पहले इकोनॉमी में कभी ऐसा बड़ा डिप रिसेंट इकोनॉमी में नहीं आया था। तो रिसेंट इकोनॉमी में के शेप रिकवरी की कंसेप्ट भी चर्चा में नहीं आती थी, क्योंकि इकोनॉमी कभी ऐसा फ्लक्चुएट करती ही नहीं थी। कोविड-19 के दौर में सारा काम का ठप था, लेकिन इससे पहले अब हम अगर 1919-20 की बात करें तो उस समय भी इकोनॉमी में शायद इतना बड़ा ठप नहीं पड़ा था। तो के शेप रिकवरी का कंसेप्ट उस समय नहीं आया था, तो ये पहली बार कोविड-19 के दौर में ही के शेप रिकवरी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, कह रहे हैं सही कौन सा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, चीजें क्लियर है। चलिए वेरी गुड, पूरी बढ़िया से आपकी तैयारी करा दी जाएगी, चिंता नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीएम किसान योजना। देखिए भाई, इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में दोनों जगह इस योजना को बड़ी प्रमुखता से चर्चा किया गया। इस योजना को एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के ये योजना बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना के तौर पर सामने है। तो यहां प्रश्न भी बनने की संभावना ज्यादा है। पीएम किसान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रति परिवार समान किस्तों में प्रदान किए जाए। सेकंड, किसान परिवारों से संबंधित लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर। तीसरा, इसका उद्देश्य उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना और खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। आप सभी ने लगभग, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए 2023 के लिए जा रहा होगा और उसने पीएम किसान योजना के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो सबने पढ़ा होगा। तो जब सबने पढ़ा है तो भाई इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। अब आइए पीएम किसान पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना में क्या किया गया है कि हमारे देश में जो किसान परिवार हैं, लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कितना, 6,000 रुपए प्रति परिवार भी, और ये भी ध्यान रखना कि समान किस्तों में भी, मतलब कि सरकार 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में किसानों को दे रही है। तो 2-2, 4 और 2, 6 करके साल में 3 बार किसानों के खाते में 2-2 हजार करके 6,000 रुपए सरकार क्रेडिट दे देती है, ठीक है। यहां तक जानकारी क्लियर हो गई। अब ये ध्यान रखना उद्देश्य क्या है कि छोटे और जो सीमांत किसान हैं इनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। अब एक बात ध्यान रखना है कि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसान हैं कितने। तो भारत सरकार का जो डेटा है वो कहता है कि हमारे देश में लगभग 86% जो फार्मर हैं वो छोटे और लघु हैं, छोटे और सीमांत हैं।
लघु, छोटे और सीमांत किसान कितने, 86%। तो इन 86% किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। सेकंड, प्रत्येक फसल चक्र के अंत में फसलों के स्वास्थ्य, उचित उपज और प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए। मतलब सरकार जब किसानों को पैसा डालती है खाते में, तो वह ध्यान रखती है कि अब यह सीजन कौन सा होना चाहिए, जब किसान अपने खेती की शुरुआत कर रहे हैं, एक फसल का कटाई हुआ और दूसरे फसल की बुआई हो, उस दौर में सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए डाल दी, क्योंकि उसी समय किसानों को सबसे अधिक पैसे की जरूरत होती है। तो इस समयावधि को सरकार ध्यान में रखते हुए किसानों को उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा देती है। साथ ही किसान का सरकार का यह उद्देश्य भी है कि जो साहूकारों का शोषण होता है किसानों के साथ, साहूकार जो शोषण करते हैं किसानों का, उससे भी किसानों को बचाने के लिए यह इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये 3 उद्देश्य हैं। कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद कौन है भाई पीएम किसान योजना के तहत? ये अपवाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि समृद्ध किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। जैसे कि पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर दाताओं, समृद्ध किसानों में से भी ध्यान रखना है कि वे किसान जो कि इनकम टैक्स देते हैं, मतलब किसान फैमिली से होते हुए कोई और व्यवसाय भी कर रहे हैं और वो किसान भी हैं और इस तरीके से वो इनकम टैक्स देते हैं, तो उनको इस अवसर से, उनको इस लाभ से वंचित रखा गया, इस योजना से बाहर रखा गया है। उनमें जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे पेशेवर के साथ हैं और कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन अगर मिल रहा है उनको, ठीक है, तो उन 10,000 रुपए का पेंशन प्राप्त करने वाला कर्मचारी भी यह पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी नहीं है। कर्मचारी का मतलब है कि अगर पहले आप सरकारी कर्मचारी थे, बाद में जब रिटायर्ड हो गए हैं तो अब आप खेती करते हैं, लेकिन आपके खाते में पेंशन आता है और 10,000 से अगर अधिक आता है तो फिर आप पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई पीएम किसान योजना के बारे में। अब मुझे उम्मीद है कि पीएम किसान योजना से अगर जो भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर आपको आएगा। तो पहला अब इसका आंसर देख लेते हैं कि प्रति परिवार प्रति समान किस्तों में दी जाएगी, यह सही है। लाभार्थियों की पहचान कौन करेगा, यह ध्यान रखना है कि यह योजना, जो थोड़ा मैं विशेष बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, यह योजना केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 प्रकार की स्कीम होती हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें केंद्र और राज्य दोनों भागीदारी करते हैं, मतलब कुछ पैसा केंद्र का लगता है, कुछ राज्य का लगता है। लेकिन यह क्या है, यह केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम है। मतलब यहां पर जो 6,000 रुपए दी जाती है वह पूरी की पूरी खर्च कौन करता है, पूरा का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। ठीक है, अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई पैसा तो मैं ही सारा दूंगा, लेकिन जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के आधार पर किसान परिवारों की पहचान आपको करनी है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि किसानों की पहचान कौन करता है, राज्य सरकार या जो केंद्र शासित गवर्नमेंट है, यह केंद्र शासित सरकारें लाभार्थी की पहचान करेंगी, किसानों की पहचान करेंगी और खाते में पैसा कौन देगा, केंद्र सरकार। यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। आ सकता है एग्जाम में कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना है कि केंद्रीय प्रायोजित योजना है, तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, लेकिन लाभार्थियों की पहचान कौन करेगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते। ठीक है, अब चीजें क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप सभी जान रहे हैं कि देश में अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं, उनको कम करके और जो प्राकृतिक कृषि है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। इसके संदर्भ में सरकार बहुत सारे एक्ट भी लेकर, बहुत सारी योजनाएं भी लेकर के आती है, जैसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये सरकार का एक स्कीम है। फिर आप लोगों ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सुने, बजट प्राकृतिक खेती भी सुनी होगी। तो ऐसी ऐसी योजनाओं के माध्यम से सरकार चाहती है
कि देश में जो केमिकल उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है उसके स्थान पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो अब उसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं इसको बढ़ावा देना है जो किसानों को बाहरी रूप से खरीदे गए इनपुट से आजादी दे। बाहरी रूप से खरीदे गए इनपुट, बाहरी रूप से खरीदे गए इनपुट का मतलब है कि बाहर के दुकानों से खाद खरीदना, ठीक है, रासायनिक उर्वरक खरीदना, बाहर से बीज खरीदना, तो इससे मुक्ति देता है कौन? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। सेकंड, यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर ध्यान देता है और बायोमास पलवार पर प्रमुख तनाव के साथ ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी प्रकार के जो रासायनिक खाद्यान्न जो खाद हैं उनको हटा करके उनके स्थान पर कैसा? उनके स्थान पर बायोमास आधारित, बायोमास आधारित का मतलब कि खरपतवार, गोबर, इनके आधार पर जो इनको रिसाइकल करके जो खाद तैयार किया जाता है उस खाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो दो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि कौन सा गलत है। अब आप लोग बताइए कि भारतीय कृषि पद्धति के बारे में, इस सरकार की योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आपके सामने ऑप्शंस आए, ऑप्शन सामने दिख रहे होंगे, आप लोग सोच लीजिए आंसर इसका। चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना। पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं का मतलब है कि पहले एक कंसेप्ट अभी काफी चर्चा में चल रहा है, बीजामृतम। बीजामृतम का मतलब क्या है कि जो ऐसे खाद बनाने जो कि हमारे यहां उपलब्ध प्राकृतिक तत्व है, जैसे गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, या फिर अन्य जो सड़े गले पत्तियां हैं, इनको मिलाकर के प्राकृतिक खेती के साथ इसको प्रमोट करना, खाद के तौर पर यूज करना, या फिर जो केचुआ होते हैं वह उनके माध्यम से जो खाद तैयार किया जाता है वो उस खाद को प्रमोट करना। तो ये बीजामृतम जैसी परियोजना है। आप लोगों ने यह भी जाना है कि हमारे कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो अब पूर्णतः केमिकल मुक्त हो गए हैं, ठीक है, या जैविक कृषि करने लग रहे हैं, पूरी की पूरी जैविक कृषि हो रही है वहां पर अब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहला राज्य सिक्किम था, ठीक है, तो ऐसे ही फिर गोवा और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी प्रथाएं काफी तेज गति से बढ़ रही हैं। तो इन सब को क्या करना है कि स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है, और इससे क्या हो जाएगा कि किसान बाहरी रूप से जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उससे मुक्त हो जाएगा। अपने उपजाए गए अनाज से ही वह अपने लिए बीज का भी प्रबंध कर लेगा, साथ ही खाद के लिए भी बाहर के दुकानों पर निर्भर नहीं रहेगा। विशेषता क्या है कि सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों, जितने भी बाहर से वो रासायनिक आदानों को खरीदता है सबको बाहर कर देना और उसके स्थान पर बायोमास मल्चिंग, गाय का गोबर मूत्र, इन सबको मिला करके और फिर ऑन फॉर्म बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। बायोमास को रिसाइकल करके, बायोमास का मतलब जो जैविक तत्व है उनको रिसाइकल करके ऑन फॉर्म मतलब खेत के ऊपर ही, खेत पर ही उसको तैयार कर देना खाद के रूप में और उसका उपयोग करना, उसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, इसमें सरकार कुछ क्या करती है, किसानों को पैसा भी देती है। कितना? 12,200 प्रति हेक्टेयर 3 साल के लिए, और उनको क्या किया जाता है, उनका क्षमता निर्माण किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपने यहां स्वदेशी आधार पर कृषि को प्रमोट करना शुरू करें, स्वदेशी आधार पर कृषि कार्य करने। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त हो गई। अब इस आधार पर इस प्रश्न का अगर उत्तर करना है तो इसका मतलब दोनों के दोनों कह रहे कौन सा गलत है, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? न तो एक और न ही दो, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। अब भाई ये जो तकनीकी वस्त्र मिशन है इसकी चर्चा सर्वे में बढ़िया से की गई है, और किए जाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और रोजगार हमारे यहाँ कृषि के बाद सबसे अधिक अगर कोई इंडस्ट्री देती है तो वो है कपड़ा इंडस्ट्री। तो कपड़ा इंडस्ट्री चूंकि देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देती है, तो इसीलिए यहां से प्रश्न बनने की, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में इसकी चर्चा भी की गई है, तो इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी अधिक है। तो इसी संदर्भ में सरकार का एक मिशन है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अब पहला स्टेटमेंट है कि भाई तकनीकी वस्त्र किसे कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि तकनीकी वस्त्र वस्त्र सामग्री और उत्पाद हैं जो मुख्य रूप से सौंदर्य संबंधी विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं। सेकेंड, इसका उद्देश्य देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक लीडर बनाना और देश में इसके प्रवेश स्तर पर सुधार करने का प्रयास है। सेकेंड, थर्ड, इससे भारत की आयात निर्भरता कम करने और इस क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ये 3 स्टेटमेंट हो गए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आप लोगों ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में अगर पढ़ा है तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर सोच लीजिए इसका। देखिए, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या है, और मैंने ये भी बता दिया कि इसकी उपयोगिता क्यों है। क्योंकि हमारे देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? कपड़ा इंडस्ट्री। तकनीकी वस्त्र कैसे वस्त्र होते हैं भाई? कि वे वस्त्र जो जिनका निर्माण सौंदर्य संबंधी विशेषताओं के बजाय मुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है। तकनीकी वस्त्र किसे कहा जाते हैं? खूब सुंदर सुंदर दिखाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं वे, वो दिखाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं कि हमारे यहाँ जो कपड़ा इंडस्ट्री जो है वह टेक्निकल रूप से कितना आगे बढ़ चुकी है, साथ ही वह वर्तमान के पर्यावरण की अनुकूलता के अनुसार कितनी तैयार है। तो वैसे जो वस्त्र बनते हैं जो कि पर्यावरण अनुकूल होते हैं और जिनमें देश की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का झलक दिखता है, उसे हम तकनीकी वस्त्र कहते हैं। लेकिन वैसे वस्त्र जो सौंदर्य संबंधी विशेषताओं को दिखाते हैं उन्हें हम टेक्नोलॉजी या तकनीकी वस्त्र नहीं कहते। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया। सेकंड, इनका उद्देश्य क्या है? कि तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता बनना और प्रवेश स्तर पर जो चुनौतियां हैं उनमें सुधार करना, और यह क्या करेगा? भारत की आयात निर्भरता को कम करेगा, पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा, मतलब देश में जो इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देगा। तो ये सब सारी चीजें इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि सौंदर्य संबंधी विशेषता के स्थान पर तकनीकी और कार्यात्मक गुण और तकनीकी वस्त्र में वैश्विक लीडर बनना और आयात निर्भरता को कम करना, तीनों इसका उद्देश्य। ठीक है, अब यहां पर एक बात थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कोई भी प्रश्न पूछा जाए जिसमें कहा जाए कि यह स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे जो देश की इकोनॉमी के लिए बेटर होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट उद्देश्य होंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के कभी भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करके आंसर गलत मत करके। ठीक है, सभी पॉजिटिव वाले पॉइंट सरकार के किसी भी नीति का उद्देश्य होते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम मित्रा पार्क योजना। बहुत योजनाएं हैं सरकार की जो कि बहुत चर्चा में है। ठीक है, और इसीलिए आपको जानना भी, अब अगर आपने पीएम मित्रा पार्क नहीं पढ़ा है तो बहुत चुनौती हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यह बहुत ही चर्चा में रहने वाला स्कीम है। बजट और सर्वे दोनों में इसकी चर्चा हुई है। इकोनॉमिक सर्वे में तो बेसिकली एक टॉपिक, अलग अलग टॉपिक करके इन योजनाओं को चर्चा किया गया है। तो भाई यहां पर तो संभावना बहुत अधिक है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर अगर कहें तो प्रश्न बनने की। पीएम मित्रा पार्क का उद्देश्य क्या है? कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 9, संयुक्त राष्ट्र का एसडीजी गोल 9, इसको प्राप्त करने में भारत की मदद करना है। और एसडीजी 9 क्या है? कि लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण और सतत औद्योगिकरण, इसको बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। एसडीजी 9 ये है, और इसको बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्रा पार्क स्कीम शुरू की गई। सेकेंड स्टेटमेंट, पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन। अब ये 5F विजन क्या है भाई? कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मतलब कि फार्म मतलब खेत से लेकर के कहां तक? फॉरेन तक जो भी श्रृंखला है उस श्रृंखला के सभी पार्ट्स को डेवलप करना, मतलब हर जगह। हाँ, मतलब कृषि भूमि से लेकर के विदेश भेजने तक हर जगह सुधार करने के लिए पीएम मित्र योजना इंट्रोड्यूस की गई है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है। तीसरा, यह विभिन्न स्थानों पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई
इसको लेकर परिधान निर्माण तक विभिन्न स्थानों पर परिधान निर्माण तक एक तकनीक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाता है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए भाई, इसमें अगर आप गलती खोज गए तो मैं भी मान लूंगा कि आपकी तैयारी अब यूपीएससी के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि संभावना मुझे कम है कि आप इसकी गलती खोज पाएंगे। चलिए फिर भी मैं हट जाता हूं, देख लीजिए, गलती खोजिए। गलती मिला? गलती मिला? मिल गया होगा? नहीं मिला होगा। चलिए तो हम ही आपको बता देते हैं क्या गलती है भाई। पीएम मित्रा पार्क योजना पहले समझ लेते हैं। देखिए, पीएम मित्रा पार्क ये एक पार्क है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो एचडीजी 9 है, इसमें क्या है कि लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा, इसी को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार पीएम मित्रा पार्क स्कीम लेकर के, ठीक है। अब यह है क्या भाई कि इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री का जो 5 ईयर विजन है कि खेत से लेकर के और फैशन से होते हुए विदेश तक जो भी श्रृंखला है, इससे उस पूरी श्रृंखला में एक समान सुधार करना। अब यह है क्या कि एक स्थान पर, ये एक ऐसा पार्क है जहां पर एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर पर कपड़ा तैयार करने तक और उनके मूल्य श्रृंखला को भी डेवलप करने का पूरा अवसर होगा। सारा काम कृषि से जुड़ा हुआ कपड़ा इंडस्ट्री में कपड़ा बनाने से जुड़ा हुआ सारा काम एक ही जगह पर होगा। मतलब सब कुछ, सारा काम एक ही जगह पर हो जाएगा और उसका प्राइस भी फिक्स हो जाएगा और सीधे अब उसको विदेश भेजना है। तो यह एक स्थान पर होगा। प्रत्येक पार्क में ऐसा जो भी स्थान सेलेक्ट किया गया है, जो भी एक ऐसी फैक्ट्री या फिर लोकेशन बनाया गया है, उस पार्क में एक इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन मतलब रिसर्च करने वाला, दूसरा कॉमन प्रोसेसिंग हाउस, एक साथ बड़े स्तर पर निर्माण, और कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट और अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, सब कुछ एक ही जगह पर होगा। मतलब कपड़ा इंडस्ट्री की जो भी आवश्यकता है, सारी आवश्यकता संबंधी सारी चीजें एक ही जगह पर होंगी। उस पार्क का नाम क्या होगा? उस पार्क का नाम होगा पीएम मित्रा पार्क। ठीक है। ये जैसे आप लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टर्म सुना होगा, सेज संकल्पना सुना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी इंडस्ट्री है, उस सबके लिए वहां पर सारा काम करने का सब कुछ अवसर वहां पर उपलब्ध होते हैं। उसी पैटर्न पर इस पीएम मित्रा पार्क के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि कपड़ा इंडस्ट्री में जो भी कार्य करने हैं, चाहे वो रिसर्च करने हो, डिजाइनिंग करने हो, कढ़ाई करने हो, रंगाई करने हो, कप धागा बुनना हो, सारा काम एक ही जगह। ठीक है। तो ये पीएम मित्रा पार्क का उद्देश्य है। अब यहां पर एक ध्यान रखिएगा कि एक ही स्थान पर, और ये बड़ा कम नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जबकि यहां क्या कर रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर कताई बुनाई नहीं, विभिन्न स्थानों पर नहीं, बल्कि ये क्या होगा, एक ही स्थानों पर सारी चीजें हो जाएंगी। और बाकी उद्देश्य तो वही है कि एसडीजी 9 को प्राप्त करना है, प्रधानमंत्री के 5 जो विजन है इनको प्राप्त करना है। और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है इसमें छोटा माइन्यूट सा एरर है, तो इस आधार पर केवल 3 गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 गलत है। ठीक है। पूरी जानकारी आपको मिल गई? ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक सर्वे की श्रृंखला में अगर आप लोग लगातार बने रहे तो आपके इकोनॉमिक से जुड़े हुए जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ इकोनॉमी के डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इस श्रृंखला में बने रहिए। लगातार हम आपको बहुत जल्दी ही अगले 3-4 दिनों में ही पूरी इकोनॉमी और बजट के साथ पूरा अपडेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम साइंस टेक को भी सेक्शन वाइज सारे साइंस टेक के टॉपिक आपको साथ डिस्कस कर लेंगे जो कि पिछले साल चर्चा में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।